फ्रेंड, आई वेलकम ऑन योर चैनल एसपी ज्ञान। सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर हम लाए हैं क्लास 11th का इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको एक ओवरव्यू देगा कि आपको ब्लॉक केमिस्ट्री जो आप पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक में क्लास 11th में क्लास 12th में, तो क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं उन सबका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। इस रिवीजन सीरीज को आपके सामने लाने का बस एक ही है कि आप अपने टेस्ट या मेन एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करके सारा चले जाए, यहाँ से देख करके चला जाए, कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है और काफी जल्दी से क्विक रिकैप आप कर लेंगे जो भी आप अपने क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए आइए हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो मेन कंसेप्ट है, मेन जो पॉइंट्स हैं उसको हम काफी अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और आपका रिवीजन भी काफी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डुबेरेने-टोराइड रूल के बारे में। एक ऐसे साइंटिस्ट है जो सबसे पहले अटेम्प्ट किए कि अगर हमारे पास नेचर में एलिमेंट्स हैं तो उनका ग्रुपिंग किया जाए, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग किया जाए। तो इन्होंने कैसे किया ये देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ ग्रुप्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जिनमें एक्चुअली 3 एलिमेंट्स होते थे और उन तीनों का ऑलमोस्ट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता था, सेम होता था। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो एटॉमिक मास है सेंट्रल एलिमेंट का, यानी कि बीच वाले एलिमेंट का, वो बाकी दोनों एलिमेंट के एरिथमेटिक मीन के इक्वल है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन एक ग्रुप बने, डुबराइनर ग्रुप। तो इसमें क्या था कि लिथियम का 7 और पोटेशियम का 39, अगर इसका हम एरिथमेटिक में निकाले तो 23 आएगा, जो कि सोडियम के एटॉमिक मास का इक्वल होगा। उस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक ग्रुप बना और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप को उन्होंने बनाया। अब हम बात करते हैं एक अगले कोशिश की जो कि न्यूलैंड के द्वारा की गई थी कि एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो हल्के एलिमेंट्स थे यानी कि लाइटर एलिमेंट्स, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा एटॉमिक वेट की, यानी कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने ये पाया कि एवरी 8th एलिमेंट, यानी कि 7 एलिमेंट कर लिया, और जो 8वां एलिमेंट है वो पहले वाले का क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर किसमें है, तो सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज में है। लेकिन ये जो ट्रेंड था वो सभी एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ये बस कैल्शियम तक अप्लाई हुआ। तो उन्होंने म्यूजिकल नोट से इसको कंपेयर किया, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी। तो इस म्यूजिकल नोट के हिसाब से उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जो कि सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड था। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत हद तक क्या किया कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से उन्होंने बता दिया। लेकिन जो मेजर डिमेरिट इस पीरियोडिक टेबल का था वो ये था कि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, पूरे पीरियोडिक टेबल को सेट किया। तो इन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जो हमारे नेचर में एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन कहने का क्या मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रॉपर्टीज, लेकिन वो किस बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो मेजर डिमेरिट इनका यही था कि इन्होंने एटॉमिक मास बताया। इन्होंने उस समय 63 नॉन एलिमेंट्स थे, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया एटॉमिक मास के बेसिस पे। उसमें क्या थे कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, पीरियड नाम दिया, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थे जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रुप बताया। उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स भी रखे थे और उन गैप्स में उन्होंने वहां पे उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को ऐसे प्रिडिक्ट किया जो कि अभी पता नहीं लगाए गए थे, लेकिन अगर पता लगाए जाएंगे फ्यूचर में तो उनका एटॉमिक मास ये होगा, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उसको उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। तो ये है कि उन्होंने एग्जिस्टेंस बताया किसका, अननोन एलिमेंट्स का। वो कौन थे, जैसे कि उन्होंने उस समय गैलियम पता नहीं लगाया गया था तो उन्होंने उसका नाम क्या दिया, इका एल्यूमिनियम। वैसे ही जर्मेनियम का नहीं पता लगाया गया था तो उन्होंने क्या नाम दिया, एका सिलिकॉन। तो इस तरह से उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में इन सब एलिमेंट्स के बारे में डिफाइन किया। तो आए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उसको हम समझ लेते हैं। कि जो पोजीशन है एच का वो क्लियर नहीं था, ऑल्दो मॉडर्न वाले में भी क्लियर नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अल्कली मेटल के साथ भी रिजेंबल करती हैं और जो हेलोजन फैमिली है उनके साथ भी रिजेंबल करते हैं। तो पोजीशन इसका अभी भी फिक्स नहीं है। नो सेपरेट पोजीशन वाज गिवन टू आइसोटोप्स, यानी कि आइसोटोप्स के लिए कोई सेपरेट पोजीशन नहीं दिया गया। पोजीशन ऑफ लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनाइड्स वर नॉट क्लियर, है ना। एटॉमिक मास के बेसिस पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करेंगे एलिमेंट्स को तो सभी एलिमेंट्स तक सेट नहीं होगा, तो इस वाले पॉइंट्स में बताया गया है। वैसे भी मेंडलीव जो थे इनका जो कंट्रीब्यूशन पीरियोडिक टेबल में था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि इन्होंने एक नींव रख दी थी कि अब यहाँ से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया जाए। और उसके बाद आते हैं मोज़े साहब जो कि ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं एटॉमिक मास जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होने वाली है, किसी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्या होगा, अब एलिमेंट्स को सेट किया जाएगा। तो हम समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में। इसमें क्या था कि जो मोज़ले थे उन्होंने एक रिलेशन दिया कि जो रूट न्यू है, अब न्यू क्या हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, वो
किसके इक्वल है, ए जेड माइनस बी। अब यहाँ पे ए और बी जो है वो कांस्टेंट है और ये हमारे पास क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक नंबर के। इस वजह से किसी भी एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होने वाली है वो एटॉमिक मास ना होकर के एटॉमिक नंबर होने वाली है, जो कि इस सेकंड पॉइंट से हमें पता लगता है कि जो एटॉमिक नंबर है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट की, ना कि एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो कहीं ना कहीं बोर्ड और मीन्स में भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हमारे टाइम में तो आया भी था बोर्ड में ये सब क्वेश्चन कि मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है उसका पीरियोडिक फंक्शन किस बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मेंडलीव वाले में एटॉमिक मास था और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में या फिर मोजले का जो कंक्लूजन था उससे क्या है, एटॉमिक नंबर है, राइट। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में भी जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे उनको उसको पीरियड कहा गया और 18 वर्टिकल कॉलम्स बने और उसको क्या कहा गया, ग्रुप्स कहा गया। अब हम बात करते हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर की। ये क्या होता है ना कि जब आप 100 एलिमेंट्स से ऊपर के एलिमेंट्स को आप नेमिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं एक रूल डिफाइन किया गया। और यकीन मानिए कि जे मेंस में यहाँ से इतने भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो क्या है कि जैसे आप समझिए कि 0 को हम क्या कहेंगे, नील कहेंगे, 1 को हम अन कहेंगे, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को इन। अब ये याद हो गया। अब किसी भी एटॉमिक नंबर को आप लिख सकते हैं जो कि 100 प्लस है, राइट। अगर आप लिखेंगे, अगर आप 103 को लिखना चाहेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 के लिए आप क्या लिखेंगे, UN, 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और लास्ट में क्या होता है, UM जोड़ना पड़ता है ना, जैसे ट्राई यम वाई। तो इस तरह से आप किसी भी एटॉमिक नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कि 107 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, और 7 के लिए सेप्ट, और लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा, IUM जोड़ना पड़ेगा। तो ये लास्ट में IUM आप ध्यान रखिए कि ये ऐड करना पड़ता है। अब हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे SPDF एलिमेंट्स के बारे में। बट आप ब्लॉक केमिस्ट्री में क्या करेंगे कि इसका पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इंटर करता है एस ऑर्बिटल में, तो उस तो ऐसे एलिमेंट्स हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जो जनरल कन्फिग्रेशन होते हैं इनका वो क्या होता है, NS1 1 2 2। कुछ खास बातें इस ब्लॉक की क्या है कि जो फ्रांसियम है जिसका एटॉमिक नंबर 87 है, और रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर 88 है, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यानी कि जो पीरियड नंबर 7 के मैक्सिमम एलिमेंट्स जो क्या है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही होते हैं। हाइड्रोजन जो क्या है वो गैसियस एलिमेंट है पूरे इस ब्लॉक में। सीजियम और फ्रांसियम क्या है, लिक्विड एलिमेंट्स हैं इस ब्लॉक में। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ फीचर्स की। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास क्या होता है, पी ऑर्बिटल में जाता है तो वैसे एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 Np1 2 6। और आप समझिए कि अगर पीरियड नंबर की बात की जाए तो एस और पी का पीरियड नंबर सेम होता है, डी का क्या होता है N-1 और एफ का क्या होता है N-2 होता है, ठीक। पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो डिवाइडेड है 6 ग्रुप्स में, लाइक 3rd A, 4th A, 5 है, 6th A, 7th है, और यहाँ पे लास्ट में आता है हमारे पास 0 ग्रुप जिसमें कि सारे नोबल एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल में जाता है तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये N-1 में जाता है, राइट। अगर हमारे पास 4th पीरियड नंबर है जिसमें हम क्या लिखेंगे, 4s और 4p लिखेंगे, तो उस वाले पीरियड में क्या होगा, 3d प्रेजेंट होगा। इसी तरह से 5th पीरियड में क्या होगा, 4d प्रेजेंट होगा। तो N-1d क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं उसमें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है, N-1d 1 to 10 NS1 1 to 2। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं, लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी को हम ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं क्योंकि ये फुली फिल्ड एलिमेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2 F ऑर्बिटल में जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ए ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। यानी कि अगर हमारे पास 6th पीरियड है तो उसमें क्या होगा कि 4f होगा, 7th पीरियड में क्या होगा, 5f होगा। तो अब क्या है कि 4f को हम क्या कहेंगे, लेंथेनाइट सीरीज कहेंगे, और 5f को क्या कहेंगे, एक्टिनाइट सीरीज कहेंगे। तो यही तो सीरीज होती है, और इसी में क्या है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट होते हैं जो एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आते हैं। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात की जाए तो वो क्या है, N-2 F1 to 14, N-1 D0 to 1 एंड NS1 to 2। जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो कहां से कहां तक प्रेजेंट है, 51 to 71, 14 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आएंगे। एक्टिनाइट सीरीज जो है उसमें कहां से कहां तक, 90 to 103 तक। जो एक्टिनाइट्स होते हैं उनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये नेचर में बहुत ही ज्यादा कम पाए जाते हैं। और दूसरी खास बात क्या है एक्टिनाइट सीरीज की कि इसके सारे एलिमेंट्स क्या है, वो रेडियो एक्टिव है।
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में आपको जानना चाहिए। पहला है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसा कि इसका टॉपिक आप पढ़े होंगे कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं किसके साथ, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के साथ। और बहुत हद तक जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी सेम होती है, लाइक इनका एटॉमिक रेडियस जो होता है वो सेम होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो सेम होती है, यानी कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज इनकी क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे कि लिथियम मैग्नीशियम हो गया डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ हो गया, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ हो गया, राइट। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स किसे हम कहते हैं, तो एलिमेंट जिनका के एटॉमिक नंबर 92 से ऊपर है, यानी कि एलिमेंट्स जिनका के एटॉमिक नंबर यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से क्या है, ज्यादा है, वैसे एलिमेंट्स को क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहेंगे। ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं और सारे के सारे क्या आर्टिफिशियल है, यानी कि मैन मेड एलिमेंट है। लाइटेस्ट एलिमेंट और सबसे नोटोरियस एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन है। लिक्विड नॉन मेटल जो है वो कौन सी है, ब्रोमीन है। वो एलिमेंट जिनको केरोसिन में रखा जाता है वो कौन से एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ए ग्रुप के सबको क्या किया जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि काफी ज्यादा अनरिएक्टिव यानी कि मेटल के नाम पे दबे हैं, वो कौन से हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, मरकरी और प्लेटिनम हो गए। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एक एलिमेंट को एस्टिमेट करना है कि उसका पोजीशन कहाँ हो सकता है, लाइक अगर हमें उसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखेंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं लिखने आता तो उसका ट्रिक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, उसको आप देखिए, 8 से 9 मिनट का वीडियो है, उससे आप बहुत अच्छे से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को मात्र 30 सेकंड में आप लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली वॉच कीजिए उस वीडियो को। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब हमें क्या पता लगेगा, उससे पीरियड नंबर या ग्रुप नंबर पता लगेगा। कैसे पता लगेगा, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें पीरियड नंबर की उस उस कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे हाईएस्ट आपको प्रिंसिपल नंबर दिखने वाला है वही उसका क्या होने वाला है, पीरियड नंबर होने वाला है। और वो किस में दिखेगा, या तो आपको एस में दिखने वाला है या पी में दिखने वाला है हाईएस्ट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसका पीरियड नंबर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप नंबर पता करना है तो सारे ब्लॉक्स के लिए क्या क्या अलग अलग कंडीशन है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके लिए अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो तब तो ग्रुप 1 का एलिमेंट हुआ। टू अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे ग्रुप का एलिमेंट हुआ। पी ब्लॉक की बात करेंगे तो पी ब्लॉक में क्या होगा, 10 ऑलरेडी ऐड करेंगे क्योंकि इसके पहले क्या है, 10 ग्रुप ऑलरेडी है, तो 10 ऐड करेंगे तो 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से हम क्या करेंगे, पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर पता लगेगा। जैसे कि आप समझिए कि सिलिकॉन में क्या है, 14 उसका एटॉमिक नंबर है, तो 14 है, यानी कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो पी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 प्लस 4 करेंगे तो 14 होगा, जो कि क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर होगा। तो डी ब्लॉक को कैसे निकालते हैं, तो हम एनएस में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है प्लस एन माइनस वन डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उन सबको ऐड करेंगे और जो आएगा वही उसका क्या होगा, ग्रुप नंबर होगा। जैसे कि आयरन का 26 है तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट में 6 होते हैं। तो अब क्या है कि 6 और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 2 हैं, तो 6 प्लस 2 करेंगे तो 8, तो 8 क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर होगा। ए ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ग्रुप नंबर क्या है, 3b है। तो हम दो टर्म के बारे में समझेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। क्या होता है कि जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक एटम है, एटम में सबसे आखिरी वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि सबसे लास्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो क्या करता है कि उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है, लेकिन बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। यानी कि न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि उनमें क्या है, अलग अलग चार्ज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच वाले वो क्या करेंगे, उसको रिपल्सन करेंगे क्योंकि दोनों निगेटिवली चार्ज है। तो इस वजह से क्या है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर एक्सपीरियंस हो रहा था, अब क्या होगा कि उसे कम एक्सपीरियंस होगा जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्सन। तो अब क्या है कि जो डिक्रीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, यानी कि न्यूक्लियस इतना अट्रैक्ट करना चाहिए था अब उतना नहीं कर पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रिपल्सन, तो जो डिक्रीज है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में उसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था उस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करेगा, वो नहीं कर पाएगा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग की वजह से। तो अब क्या होगा कि उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम हो जाएगा। उसी को हम डिफाइन करेंगे जेड इफेक्टिव से, जिसका नाम है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप कैसे निकालने वाले हो, जेड माइनस सिग्मा से आप निकालने वाले हैं। जेड क्या हमारे पास है, जो जो उसका पूरा एटॉमिक नंबर होने वाला है, और सिग्मा क्या होने वाला है, सिग्मा यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट होने वाली है। शील्डिंग कांस्टेंट को भी स्लेटर रूल से निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस के बारे में। ऐसे ही एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में हम आगे समझने वाले हैं। 4 तरह के रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। पहला है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस कैसे बनता है जनाब, तो यहाँ पे देखिए ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ओवरलैपिंग किससे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं तो वहां पे कोवेलेंट रेडियस बनता है। जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है, ये ओवरलैपिंग की है, तो इनका जो सेंटर है, यहाँ पे ये जो सेंटर है, सेंटर के बीच की जो दूरी है वो क्या हो गई, बॉन्ड लेंथ हो गई। बॉन्ड लेंथ बाई 2 अगर हम करते हैं तो वहां से हमारे पास एटॉमिक रेडियस निकल जाता है।
आयनिक रेडियस कब बनता है? जब हमारे पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, वहां से क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वहां पे क्या बनता है, वो कैटायनिक रेडियस बनता है। लेकिन जो कैटायनिक रेडियस होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है एटॉमिक रेडियस से। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप समझिए कि हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है कैल्शियम का। अब कैल्शियम में क्या है, 20 प्रोटॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब क्या हुआ कि उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो अब उसके पास क्या हुआ कि 18 इलेक्ट्रॉन बचे, लेकिन अभी भी 20 क्या है, प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज अभी भी क्या है, सेम है। तो अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, काफी स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। इसी वजह से क्या हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। और एनायनिक रेडियस में क्या होता है, इसका ठीक अपोजिट होता है। उसमें जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। मेटल के 2 एडजेसेंट एटम का क्या है, इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ ही मेटेलिक रेडियस होता है। इसमें किसी भी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो अभी अब आगे एक ऑर्डर समझेंगे। एटम्स जो कि क्या है, बॉन्डेड नहीं होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। इसी वजह से क्या है कि इसका वॉन डॉल रेडियस का जो साइज है वो सबसे बड़ा होता है। और उसके बाद क्या है, मेटेलिक रेडियस होता है, क्योंकि इसमें भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। और कोवेलेंट रेडियस क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कैसे ना कैसे घुमा करके इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, ठीक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो कि हम निकालते हैं किस कंडीशन में, जब हमारे पास गैसियस एलिमेंट होता है और वो भी बिल्कुल न्यूट्रल। तो जब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट जो कि क्या है, गैसियस फेज में है और वो एकदम न्यूट्रल है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में है, तो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी कि उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए। यानी कि कितना मिनिमम एनर्जी हम अप्लाई करें कि उसके लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम निकाल लें, उतनी ही एनर्जी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। यहाँ सब पढ़िए कि जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, और वो भी ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, यानी कि आयोनाइज्ड स्टेट में नहीं होना चाहिए। और कहां से हमें निकालना है, तो गैसियस एटम से निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालना है। तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहेंगे। तो जैसा कि आप समझते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड क्या होता है कि अगर पीरियड वाइज चले तो एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, घटते जाते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उनका। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ते हैं, यानी कि अगर हम ग्रुप में क्या कर दें, ग्रुप में हम नीचे जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स को लिखा है। अगर हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर हमें इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखना होगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसको कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड होता है वो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड से ठीक अपोजिट होता है। यानी कि अगर हम पीरियड में बात करें तो पीरियड में क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है, वो घटता है। इस वजह से जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होगा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ती है, जस्ट बिकॉज की एन की वैल्यू बढ़ती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, उसकी वजह से क्या होती है, साइज भी बढ़ती है। तो वहां पर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। तो अब समझिए कि अगर ये हमारे पास कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए हैं जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी हमें पता है, लेकिन अगर हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ से क्या है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा, बिकॉज हम पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे अधिक किसकी होने वाली है, नियॉन की होने वाली है, तो नियॉन की सबसे अधिक होगी। उसके बाद किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। उसके बाद किसकी होगी, ऑक्सीजन की होगी। लेकिन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, समझते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन के पास क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इसमें यानी कि इसमें ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ना होकर के यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के बाद क्या होगा, फिर ऑक्सीजन। अब उसके बाद क्या, कार्बन, और कार्बन के बाद क्या है यहाँ पे, बोरॉन। लेकिन अभी भी बोरॉन नहीं होगा। आप समझिए कि जब दो एटम्स कुछ आपको ऐसे मिले जहाँ पे हाफ फील्ड हो, फुली फील्ड हो, तो वहां पे आपको क्या हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए लिखते समय। तो जैसे मैं यहाँ पे अलर्ट हो गया कि नाइट्रोजन को पहले लिखना है, ऑक्सीजन को बाद में लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे कार्बन लिखेंगे, लेकिन कार्बन के बाद हम बोरॉन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बेरिलियम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बेरिलियम हमारे पास क्या है, 2s2 है। और 2s2 यानी कि वो फुली फील्ड है, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू बोरॉन। तो ये ज्यादा होगा, उसके बाद बोरॉन होगा, बोरॉन के बाद क्या होगा, लिथियम होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि आप आराम से याद करिए कि एटॉमिक रेडियस के क्या होगा, ठीक अपोजिट इसका ट्रेंड होगा। अब हम समझने वाले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में।
किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? तो जो हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, यानी कि गैसियस एटम है और सबसे आइसोलेट रखा गया, तो उसमें क्या करेंगे कि जब एक इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे बाहर से, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ऐड करेंगे, तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। समझिए कि हमारे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो वहां पे एक्स माइनस बना, तो यहाँ पे क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो ये प्रोसेस जो होगी वो एक्सोथर्मिक होने वाली है। लेकिन अब उसके पास चार्ज आ गया माइनस, तो अब क्या करेंगे, जब दोबारा हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, अब जब दोबारा हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, तो अब वहां पे वो निगेटिवली चार्ज हो गया एटम, तो क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, तो इस वजह से वहां पे हमें खुद एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। पहले एक्सोथर्मिक था, फिर क्या होगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। इसके ट्रेंड को आप कैसे आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि जेड इफेक्टिव का, जैसे कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, अगर एन बढ़ेगा यानी कि ग्रुप में हम नीचे चले जाएंगे, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, और इसका जो ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह ही है। अगर रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, क्योंकि अगर ये ट्रेंड आपको याद है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये प्लस ऑक्सीडेशन मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक कैटायन है, तो कैटायन क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि उससे कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या करेगा कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होता जाएगा। और निगेटिव वाले केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं करेगा, क्योंकि रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी इसमें कम होगी, यानी कि जिसपे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम। अब हम बात करने वाले हैं अगले पॉइंट, अगले कंसेप्ट के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है कि रिलेटिव टर्म है। इसमें क्या है कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक एटम है जो कि क्या है, कोवैलेंटली बॉन्डेड है, यानी कि एक एटम है जो दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम के साथ क्या कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उसकी कितनी टेंडेंसी है कि वो दूसरे वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। यानी कि टेंडेंसी ऑफ अ कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होता है, बढ़ता है। रेडियस अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, कम होगी। एन बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ये तो ये क्या है कि जनरल रिलेशन है। अगर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। अब हम बात करते हैं बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पर बस मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, बाकी अब ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, मैं भी उसको वन शॉट बनाऊंगा। तो आप वहां पे देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज है, बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर और सारे अदर प्रॉपर्टी है, जैसे कि मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, एसिडिक कैरेक्टर हो गया, ये सब आप ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बस एक ओवरव्यू ले लीजिए, नहीं तो वहां पे आप तो पढ़ने ही वाले हैं। हम बात करते हैं अगर इस ब्लॉक में, तो इस ब्लॉक में क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेटल्स की बेसिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी इस वजह से जब ऑक्साइड बनाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो उसका कुछ ऑर्डर ऐसे रहने वाला है कि जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे ऑक्सीजन के साथ जो उनका कंपाउंड बनेगा उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उस तरह से अल्कली अर्थ मेटल के साथ भी है कि जैसे जैसे नीचे चले जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमारे पास क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो Na का +1 है, MgO में Mg का +2 है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, सिलिकॉन में +4 है, फॉस्फोरस के ऊपर +5 है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, +7 है। तो यहाँ से क्या है कि अगर हमारे पास जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगा, कोवेलेंट नेचर भी बढ़ेगा, और कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। बाय द वे ये जो सारे कंसेप्ट है ये अगले चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे मैं इसको बहुत अच्छे से इलाबोरेट करने वाला हूँ। तो आप समझिए कि ये एक फंडामेंटल चैप्टर है जिसके इसका हर एक पॉइंट, हर एक कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलेगा और काफी इलाबोरेट करके मिलेगा। यार वीडियो को यहीं पे चलिए एंड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टा के इस अकाउंट पर आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट में पूछे, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और यार केमिस्ट्री के लिए जितने भी चैप्टर्स 11-12 के वो मैं यहाँ पे लाने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और मैं अपने प्रिपरेशन टाइम जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने अपने टीचर से सीखा,
एक्चुअली मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, तो जो मैंने टीचर से सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के टाइम। तो एग्जाम के टाइम आप इस चैनल पे पूरी तरह से डिवोटेड रहिएगा, ताकि बहुत अच्छे-अच्छे कंसेप्ट आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।